गोलीय दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल और उत्तल। अवतल का कौन सा भाग कलई किया होता है? उभड़ा हुआ भाग। उत्तल का कौन सा भाग परावर्तक होता है? उभड़ा हुआ भाग। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बिंदु है जो रिलेट करता है दर्पण से। उसमें था एक वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का संकेत सी, ध्रुव का संकेत पी, वक्रता त्रिज्या आर। बढ़िया, ठीक है। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण जितना चौड़ा हो। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कौन सा होता है? वैसी रेखा जो कहां कहां से गुजरता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है। फोकस का परिभाषा बता देगा? बताओ। हाँ, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी छोटी एफ, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। अब चलते हैं आज के अपडेट में। आज पढ़ना होगा किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख का मतलब क्या है ना, कि मान लो हम वस्तु को रख दिए दर्पण के आगे, ठीक है, फोकस पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लो वक्रता केंद्र पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लो प्रकाश की किरण समांतर नहीं आई, ठीक है, कहीं और से आई लेकिन समांतर नहीं आई, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। पहले इसको पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? कौन सी को? काल्पनिक क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब को अभिसारी कहा जाता है। ऐसा कहाँ अभी तक हम सुने हैं? कौन बताया है? हाँ, रुको रुको रुको, चर्चा करिए, देंगे आगे पढ़ाते हैं तब बताते हैं क्यों, किसको क्या कहते हैं। लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव यहीं से बन गया कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम। गुड्डू हंस रहा है, क्या बात है? जाना है बाहर क्या? कौन? गुड्डू? लिखिएगा, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है अर्थात अभिसरित होती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है।
आराम से लिखिए, आज का ही क्वेश्चन फर्स्ट होगा ना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होती है? जमा होती है या अभिसरित होती है। उसका दूसरा नाम लिख दिए, अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अवतल दर्पण है, ये बाहर से कलई होगा, उभरा हुआ भाग में कलई कर दिए, ठीक। बीच में क्या होता है? ध्रुव होता है। यहां हम बीच वाला मध्य बिंदु ले लिए, इसको संकेत किससे किया? हम पी से कर दिए। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे वक्रता केंद्र होगा, समझिएगा, सीधा सीधा लाइन खींचना होगा। यहीं पर लेते हैं, मान लीजिए यहां पर वक्रता केंद्र है, यहां, ठीक है। यहां से आ गई, इसको फोकस कर लेंगे बाद में, यहां कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक रहेगा। यहां वक्रता केंद्र कर लिए, ध्यान देना, ये इसका वक्रता केंद्र है माना जाए, और यहां पर इसके समांतर एक प्रकाश की किरण आई। हो गया क्लियर? अब समझिएगा, जब ये दर्पण के पास गई तब क्या होगा? उसका परावर्तन होगा, टकराएगी, टकरा गई, तो वहां से जब लौटती है ना, ये जहां से होकर गुजरती है और जिसको प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु को, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या? फोकस। ये आ गया एफ। क्या बताएं कि दर्पण के प्रधान अक्ष, यहां लिखा हुआ अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कौन सा है? पीसी या सीपी, इसको कहते हैं क्या? प्रधान अक्ष। ये जो लाइन देख रहे हैं क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर मतलब पटरी के जैसा, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई ये प्रकाश की किरण, तीर का निशान देते हैं, ये इधर से आई है। प्रकाश की किरण इसके बाद परावर्तन मतलब टकराने के बाद एक बिंदु पर क्या होती है? जमा होती है। अभी हम कैठो प्रकाश गुजारे हैं यहाँ? सिंगल। अब नीचे से गुजारते हैं, समझना थोड़ा। मान लो यहां से प्रकाश गुजरा, अब ये जो निकलेगा ये भी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, निकल गया। अभी और समझिए, अब प्रकाश हम यहां से गुजार दिए, फिर भी ये कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। अब प्रकाश यहां से गुजार दिए, फिर भी ये कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। अब देखो कैठो प्रकाश गुजारे हैं, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, और ये हो गया चार, लेकिन चारों कहां से गुजरा है? फोकस से। इसका मतलब है एक बिंदु पर आकर सब क्या हो गया है? जमा हो गया। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसके बाद? परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होती है? जमा होती है। इसी को क्या कहते हैं? अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। समझ में आ गया? क्या कहे हम कि अवतल दर्पण के किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, चार किरण है ना, आती हुई प्रकाश की किरण किसके बाद? परावर्तन के बाद क्या होती है? एक बिंदु पर जमा होती है, इसको क्या कहते हैं? अभिसरित होती है, और इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। चित्र को बनाइए, देखिए, जितना समझोगे उतना याद जल्दी होगा, इसलिए समझने का प्रयास ज्यादा करना है। माइंड हमेशा फ्री रखो, क्लास में खास करके, और जल्दी याद होगा। रिपीट करोगे तो और जल्दी याद होगा। नितेश, समझ में आ रहा है ना? क्लास छोड़ो मत, शादी ब्याह होने दो, ऐसे होता है। एक तो दूसरे का जिंदगी बर्बाद हो रहा है शादी में, और तुम भी जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जाओ रात में जाओ, सवेरे घर। अभी बनली पढ़ाई करो, शादी ब्याह दोबारा भी होते रहेगा, किसी के किसी का, एगो नहीं देखे दूसरे का देखेंगे। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन इसी का जस्ट अपोजिट लिखिए। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? यही लिख देते हैं हम, स्पेलिंग सही लिखना, हम यही कहेंगे। उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? लिखेगा आंसर में, बोलते भी हैं, जो लिख पाते हो लिख लो। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसके बाद? परावर्तन के बाद। भाषा लगभग हम हल्का ही लिखाते हैं। परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है अर्थात अपसरित होती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण कहा जाता है। आराम से लिखिएगा, क्या लिखे हैं समझिएगा बात को थोड़ा। यहां लिखा है उत्तल दर्पण के, सेम भाषा है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होती है? एक बिंदु से फैलती है। यहाँ क्या लिखे ना, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। इसमें क्या है, एक बिंदु से फैलता चला जाता है, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, अपसरित होती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। समझिएगा, उत्तल दर्पण हम बनाते हैं, बताइए कौन सा पार्ट में कलई करना चाहिए? उबड़ा हुआ कि धसा हुआ कहा जाता, अंदर वाला। ठीक है, ये भाग को हम कर दिए कलई। ये हो गया उत्तल दर्पण। इसमें भी ध्रुव होगा, चलिए ध्रुव लीजिए इसका, यहाँ होगा ध्रुव, ये पी हो गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं इसको, सी। अच्छा, फोकस बाद में बनाते हैं। इसके समांतर प्रकाश आ रही है, मान लीजिए समांतर में यही आएगी प्रकाश। अब ये समांतर में जब प्रकाश आएगी, और नीचे लेते हैं, जगह थोड़ा कम है अपने पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से लेते हैं प्रकाश, ले लिए। अब बताओ दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होगा मतलब टकराएगा, तो टकरा गया। जैसे यहां पर टकराया था, ये किससे गुजरा था, फोकस से। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ प्रतीत होता है कि वह फोकस से ही गुजरा होगा। कहने का मतलब है ये दर्पण के समांतर में आ रहा है, यानी प्रधान अक्ष के समांतर में आ रहा है। अब यहां से टकराया था, ये वाला जो कट होकर निकलेगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पार्ट है ना, ये कलई किया हुआ भाग किधर है, नीचे है कि ये दर्पण जो मुड़ा है, नीचे मुड़ा है, ऊपर चला गया है, नीचे मुड़ा है, तो प्रकाश भी मुड़कर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे ही टकराया, ये नीचे नहीं मुड़ा, ऊपर चला गया। ऐसे भी उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, और अवतल में क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। ये टकराया तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यही जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश हो गया। अब यहां से ये जो आगे बढ़ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फोकस बना होगा इसका। अब फोकस कहां बना, इसको देखेंगे। मान लीजिए एक प्रकाश यहां से चला आया, ये कहां निकलेगा, ये भी नीचे जाएगा, ये आ गया इधर। कहने का मतलब यह वक्रता केंद्र की तरफ नहीं जाता है, यानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये वाला उधर बाहर जाएगा, ये वाला इधर बाहर चला जाएगा। और भी प्रकाश गुजारेंगे तो वो भी क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा, और भी निकालेंगे इधर निकल जाएगा। कहने का मतलब है अब यहां से हम डॉट लाइन से इसको मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे डॉट से। ये हमारा डॉट लाइन से इसको मिला दिए, और इसको भी हम डॉट लाइन से मिलाएंगे। कौन से दर्पण में, उत्तल में या अवतल में, उत्तल में। अवतल में तो सीधा है कि जहां जाएगा वही उसका फोकस हो जाएगा, लेकिन अवतल में, उत्तल में ऐसा नहीं होता। हम क्या किए, इसको डॉट से मिला दिए, समझिएगा।
इसको बढ़ा दिया आगे। अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आकर देखिए क्या हुआ, ये एक बिंदु है, यहां प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश आई कहां निकल गई, ऊपर की तरफ। यहां प्रधान अक्ष से समांतर प्रकाश आई कहां निकल गई, नीचे की तरफ, मतलब दर्पण से बाहर हो गया है। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और अवतल में ऐसा नहीं होता है। जब बाहर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, पीछे की ओर कौन से लाइन से मिलाएंगे, डॉट लाइन से इसको मिलाएंगे। जैसे ही डॉट वाला बात आएगा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा। अब देखिए यहां पर किस पर आकर आ गया, यहां पर इस बिंदु का नाम रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं क्या, ओ। यहां से जो प्रकाश आएगा, यहां से क्या लग रहा है कि प्रकाश फैला है। देखिए ये गया, फैलता चला आया, ये बिंदु है, यहां से क्या हुआ, फैला है। इसमें क्या हुआ है ना, प्रकाश आया है, सब एक में आके मिला है, तो इसमें क्या हुआ, जमा हुआ, इसमें क्या हुआ, फैला। इसलिए लिखा उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसके बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है, या क्या होती है, अपसरित होती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देखने से लग रहा है कि यहां से ये फैलता आया है, देखिए यहां से बिंदु से निकला 2 लाइन, ये निकला फैल गया, देखिए कितना फैला, ये ऐसे है। कहने का मतलब है इसमें क्या हुआ, जमा हुआ, और इसमें क्या हुआ, फैल गया। किसमें जमा होता है, अवतल में। किसमें फैलता है, उत्तल में। डॉट लाइन किसमें होता है, उत्तल में। सीधा सीधा लाइन किसमें होता है, अवतल में। और एक चीज समझिएगा, किसी भी चीज का नामकरण उसके गुण पर होता है। कहने का मतलब गुण समझिए पहले आप। जैसे कोई लड़का अगर काला है तो उसका नाम कलवा रख देता है, ठीक है। कोई अगर नहीं बोल पाता है तो बौका नाम रख देता है, नहीं सुन पाता है बहरा नाम रख देता है, कोई नाटा है तो बौना नाम रख देता है ना। उसी तरह इसमें क्या है ना, इसमें प्रकाश होती है अभिसरित। क्या होती है, अभिसरित। अभिसरित किसमें होती है, अभिसरित, अवतल में। अच्छा, उत्तल में क्या होती है, अपसरित होती है। क्या होती है, अपसरित। आप किरण पुंज पढ़े हैं, अभिसारी अपसारी पढ़े ना, चलिएगा। अगर अभिसरित होगा तो कौन सा दर्पण, अवतल में आएगा, ठीक है। अपसरित होगा तो कौन सा दर्पण, ठीक है। अब आइए, अपसरित को लिखते हैं हम यहाँ पर अपसारी। क्या लिखते हैं, अपसारी। अभी बोले ना काला रहेगा तो कलवा, तो अपसरित रहेगा तो अपसारी। अब समझिए यहाँ पर, और अभिसरित रहेगा तो अभिसारी। कहने का मतलब है ये करती है किरण को क्या, अभिसरित। ये क्या करती है, अपसरित। जो अभिसरित करेगी वह कौन सा दर्पण, अभिसारी। जो अपसरित करेगी कौन सा दर्पण, अपसारी। अब बताइए, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण, अभिसारी। उत्तल को कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण, ठीक है। अच्छा, अवतल क्या करती है, प्रकाश को अभिसरित करती है। उत्तल क्या करती है, प्रकाश को अपसरित करती है। जो अभिसरित करेगी वह कौन सा दर्पण, अभिसारी। और जो अपसरित करेगी कौन सा दर्पण, अपसारी। हो गया क्लियर। चित्र बनाइएगा, सीधा सीधा याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये जो है सब्जेक्टिव में बिल्कुल नहीं पूछेगा। कभी कभार क्वेश्चन घट गया बिहार बोर्ड का तो पूछ ले, अलग वाली बात है, और आप लिख भी सकते हैं। चित्र बनाइएगा। आज ही पढ़ेंगे वास्तविक काल्पनिक शब्द टोटल। रौनक समझ में आ रहा है। बता तो उत्तल प्रकाश को क्या करती है, उत्तल दर्पण क्या करती है, शॉर्ट में बताओ हमको। फैला तो देता है, फैलाना को क्या कहते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसरित करती है, इसलिए अपसारी नाम है इसका। अवतल दर्पण अभिसरित करती है, इसलिए इसका नाम अभिसारी है। भाषा लिख लेंगे आप लोग, एक तो भाषा याद कीजिएगा, दूसरा बन जाएगा। पहला बात क्या लिखना होगा, दर्पण के किसके, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसके बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है और यहाँ एक बिंदु से फैलती है। जमा होती है तो अभिसरित, और फैलती है तो अपसरित, और अभिसरित है तो अभिसारी दर्पण, अपसरित है तो अपसारी दर्पण। तो बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसके बाद, परावर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर जमा होती है अर्थात अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब इसमें आइए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण के किसके, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई क्या, प्रकाश की किरण, उसके बाद परावर्तन के बाद
एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है या तो अपसरित होती हुई लगती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डाउट हो तो बेहिचक पूछो। गुण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब अगला है, गोलीय दर्पण में बनने वाले, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए, किरण आरेख के लिए नियम क्या क्या हैं? नियम क्या क्या हैं लिखिए देंगे तुरंत। गोलीय दर्पण में, हेडिंग बनाते हैं इसका, गोलीय दर्पण में बनने वाले, देन है, बनने वाले किरण आरेख, किरण आरेख के लिए नियम क्या क्या है? पहले निम्नलिखित करके लिखा करेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। लिखिएगा आप आंसर में, गोलीय दर्पण में बनने वाले, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम निम्नलिखित हैं। नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर आती है, आती है, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद बताओ कहां से गुजरेगी? अभी तुरंत बोले हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? फोकस से। तो क्या होगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। जब आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम समझिएगा पहले आप। आपतित प्रकाश की किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, ठीक है, किसके समांतर आएगी? प्रधान अक्ष के। हर वर्ड को तोड़ोगे ना जल्दी सीख जाओगे। क्या कहा ना कि आपतित प्रकाश की किरण, कौन सी किरण? आपतित मतलब आने वाली किरण, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर जैसे ही आएगा मतलब रेल की पटरी बराबर होती है, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है? परावर्तन हो जाता है, और परावर्तन के बाद क्या होता है? वह कहां से निकलता है? फोकस से होकर गुजरता है। देखिए चित्र समझाते हैं। एक दर्पण लेते हैं हम, समझिएगा। गोलीय दर्पण लिखा, आप उत्तल लीजिए अवतल लीजिए कोई बात नहीं है, ठीक है। यह दर्पण है, इसमें मेन मुद्दा होता है इसका ध्रुव। आ गया ध्रुव मतलब क्या? P, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पर मिल जाता है C, मान लीजिए C मतलब वक्रता के, ठीक है। अब इसके समांतर प्रकाश को लाते हैं, ये प्रकाश आई आ गई समांतर में, ठीक है। यहां से टकराई, इसको कौन सा घटना कहते हैं? परावर्तन। जब प्रकाश टकराती है क्या कहलाता है? परावर्तन। अब टकराने के बाद यह कहां से निकलेगी? फोकस से। तो नीचे के ऊपर, नीचे, तो ये नीचे से होकर निकल गई, तो कहां कट गया? फोकस पर। इसको कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है
तो वह परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? यही चीज तो वहां पे लिखा है। जब आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम यही है। चित्र बनाइए। फिजिक्स में चित्र का बड़ा वैल्यू है, और चित्र को समझ जाते हैं तो भाषा लिख लीजिएगा आराम से। भाषा हम जो लिखा रहे हैं वही लिखना जरूरी भी नहीं है, आप इसको और सटीक बना सकते हैं, बनाइए। और जितना बोलोगे उतना माइंड क्लियर जाएगा। पकड़ में आया पहला नियम कि जब आपतित किरण क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वह परावर्तन के बाद कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। नंबर 2, हाँ बनाइए ना। नंबर 2, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से भेजी जाती है, वक्रता केंद्र से भेजी जाती है, भेजी जाती है, तो वह परावर्तन के बाद, तो वह परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते से, अपने ही रास्ते से लौट जाती है, अपने ही रास्ते से लौट जाती है। पकड़ में आया मेरा बात? क्या लिखे हैं, क्या कहा कि जब आपतित प्रकाश की, अच्छा इसके पहले वाला में कहां से आया था? देखो, प्रधान अक्ष के समांतर। जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से निकल जाएगा और कब निकलेगा? हमेशा परावर्तन के बाद। यानी प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश आती है तो परावर्तन के बाद वह कहां से निकल जाती है? फोकस से। वही चीज अंतर है। जब प्रकाश की किरण कहां? वक्रता केंद्र से भेजी जाती है तो वह परावर्तन के बाद क्या होती है? अपने रास्ते से लौट जाती है। कहने का मतलब है, समझिएगा, यहां पर हम दर्पण लेते हैं, ज्यादा हम अवतल का यूज करते हैं, ठीक है, समझिएगा। मेन मुद्दा क्या है इसका? ध्रुव। ध्रुव को किसी डिनोट करते हैं? पी से, ठीक है। ये यहां आया, मान लीजिए यहां पर है वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, समझिएगा। इस बार समांतर बोला है क्या? समांतर बोलता तो यहां से गुजार देते। इस बार कहां से बोला? देखिए, जब आपतित प्रकाश की किरण कहां से? वक्रता केंद्र से भेजी गई। ये सी है, वक्रता केंद्र इसी को कहते हैं। लगाइए यहां से, ध्यान दीजिएगा। दर्पण को और आगे करते हैं थोड़ा सा, समझिए। यहां ले आते हैं साइड, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है, समझिएगा। प्रकाश की किरण यहीं से गुजार दी है, किससे? वक्रता केंद्र से। इस बार वक्रता केंद्र से होकर गुजरा, यही दिक्कत है लाइन मिलाने में। भेज दिए। प्रकाश कहां से आई? वक्रता केंद्र से होकर आई। अब क्या हुआ? टकरा गया। टकरा गया मतलब क्या हो गया? परावर्तन हो गया, ठीक है। परावर्तन के बाद अब क्या होगी? वह अपने ही रास्ते लौट जाती है, जिधर से आई उधरे चल जाएगी। तो एक तीर का निशान इधर से भी होगा। कहने का मतलब है, जब प्रकाश की किरण कहां से आती है? वक्रता केंद्र से आती है, तो परावर्तन के बाद वह उसी रास्ते से लौट जाती है। इसी से आएगी और इसी से जाएगी। कब? जब वक्रता केंद्र से आएगी तब। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि प्रकाश की किरण किस बिंदु से होकर आती है जो कि वह परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाती है? कौन सा बिंदु से आती है? सी से आती है। सी का मतलब वक्रता केंद्र। अच्छा, पूछेगा कि प्रकाश की किरण कहां से आएगी जो कि वह फोकस से होकर गुजरेगी? प्रधान अक्ष के समांतर। याद आपको यह रखना है, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो वह कहां से निकलेगी? फोकस से। और वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। चित्र बनाइए। समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो रटते रह जाओगे। साइंस बस चला गया, साइंस भूल जाइए साइंस को फिर, और रटते रटते आप भूल भी जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नंबर 3, लिखिएगा,
जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण फोकस से भेजी जाती है, फोकस से भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए अब उसी का जस्ट अपोजिट है जो हम मिटाए हैं, यहां से ध्यान देना है। क्या आप बताए थे इसके पहले 1 नंबर में, ये दर्पण है, ठीक है, प्रेशर डालो माइंड पर। मेन मुद्दा इसका क्या है, ध्रुव है, लिख दिए P। यहां पर क्या आता है जी, C आता है, ठीक है। इसके समांतर में प्रकाश लाए थे, लाए ना, ठीक है। इसके समांतर में प्रकाश जब लाए, यहां से हुआ परावर्तन, अब ये कहां से गुजरा था, ठीक है। अब इसका अपोजिट लेते हैं, अगर फोकस से आए तो कहां से गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समांतर। अब देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आया तो कहां से गुजरा, फोकस से। अब फोकस से चल आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर, यानी इधर से आई तो इधर निकल गई, इधर से आई तो इधर निकल गई। फिर से समझिएगा, प्रधान अक्ष से आएगी तो कहां निकल जाएगी, फोकस। अब फोकस से चलाएगी तब प्रधान अक्ष के समांतर, यही ना, यही लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरण कहां से आती है, फोकस से आती है, फोकस से भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद वह कहां से, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर मतलब रेल की पटरी हो जाती है। ये मान लीजिए आपका दर्पण है। मेन मुद्दा इसका क्या है, ध्रुव है, ये ध्रुव है। अब बताइए इसमें C होगा, कहीं पर C ले लेते हैं, ये C ले लिए, कहीं ना कहीं फोकस भी होगा, चलिए कहीं ना कहीं फोकस ले लेते हैं। अब देखिए क्या कहा, प्रकाश की किरण कहां से, फोकस से, तो ये F है हमारा, फोकस से गुजारते हैं हम प्रकाश, यहां से गुजार दिए। तुम लोग सीधा सीधा बनाना चाहिए, गुजारे। अब देखो तीर का निशान हम दे देते हैं इधर से, कहां से आया प्रकाश, नीचे से कि ऊपर से, नीचे से। कौन बिंदु से होकर गुजरा है, फोकस से होकर गुजरा है। तब क्या होगा, वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी इसके समांतर, यहां से गया और ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट है, इसके पहले क्या बताए थे, प्रधान अक्ष के समांतर आई, फोकस से निकली, इस बार फोकस से निकली तो प्रधान अक्ष के समांतर। कोई डाउट है किसी को, लिखिए फटाफट, हर टॉपिक को तोड़ के पढ़ा करो, बार बार बोलते हैं। अब है नंबर 4, जब प्रकाश की किरण ध्रुव से भेजी जाती है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव से भेजी जाती है तो हेलो, अच्छा देखो लिखिएगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है तथा इस स्थिति में अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है, प्रधान अक्ष करता है। लिख के रखिए, आते हैं 1 मिनट में।
देखो क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण क्या है, ध्रुव से भेजी जाती है। यहां पर बना देते हैं हम दर्पण, ध्रुव यहां होगा जी, ये ध्रुव, इसी से प्रकाश गुजार दिया। तो पहले यहां पर वक्रता केंद्र बना लेते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र बहुत जरूरी है दर्पण में, समझिएगा। प्रकाश को कहां से गुजारा गया, ध्रुव से। तो क्या हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अब मुद्दा आता है आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, जिसको पिछला क्लास याद नहीं, अब वो गए। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये बात हम पहले समझाते थे कल, कि जिसको फिजिक्स पहले वाला याद नहीं है अब उसका फिजिक्स सफा है, और जो आज नहीं समझ रहा उसका कल भयानक सफा है। अब चैप्टर जैसे से आगे बढ़ेंगे वो क्लिष्ट होगा, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है, समझिएगा। क्या कहते हैं ना कि जब हम प्रकाश की किरण कहां से गुजारे, ध्रुव से गुजारे। ध्रुव कहाँ है इसमें, नाम संकेत P है, ये हमारा P है ध्रुव। यहां से प्रकाश गुजारना है, यहीं से प्रकाश गुजारेंगे हम, इस पर गुजार दिए, तो तीर का निशान से इसको हम दिखा देते हैं, गुजार दिए ना। अब क्या हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, और अभिलंब का काम कौन करता है, प्रधान अक्ष करता है। प्रधान अक्ष इसमें कौन है, प्रधान अक्ष इसको कहते हैं CP को, इसमें प्रधान अक्ष कौन होगा, CP होगा। अच्छा, प्रकाश कहां से गुजारना है, ध्रुव से। या तो नीचे से गुजार दीजिए या तो ऊपर से गुजार दीजिए। बोले किधर से गुजारे, नीचे से। चलिए नीचे से गुजार दे, किस पर गुजारना है, ध्रुव पे। यहां से ले गए ध्रुव पर, इसको ले गए ध्रुव पर, क्लियर। अब समझिए, यहां पर आकर टकरा गए, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन। जैसे ही टकरा गया ये ऊपर निकल जाएगा, निकल गया ऊपर। बताए थे हम इस तरीके से कि एक समतल दर्पण है, बताए थे ना परावर्तन में, कि लाइट यहाँ से आती है, प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है, इधर चले जाती है, बोले थे। अब बीच में हम क्या डाल दिए थे, लंब। बताओ वही चित्र नहीं है यहाँ, इसी चित्र को थोड़ा सा पलटा दो, होता है ना वही चित्र। चलिए इस चित्र को मिटाते हैं, नहीं तो समझ में कम आएगा। अब देखो, प्रकाश कहाँ से गुजारे, नीचे, मतलब ध्रुव से ले गए, नीचे से ले गए ध्रुव पर, ध्रुव से टकरा करके ये ऊपर निकल गया, और बीच में ये किसका काम करेगा, अभिलंब का। ये क्या है, प्रधान अक्ष। तो अभिलंब का काम कौन कर रहा है, प्रधान अक्ष। अब देखिए, अभिलंब ये हो गया, तो इसके इधर और इधर कोण बनेगा। ये आने वाला तो आपतित मतलब आपतन कोण, और ये जाने वाला मतलब परावर्तित मतलब परावर्तन कोण। अब आप ही सोचिए, टोटल अगर 120 है तो बीच में कट गया, कितना हुआ, 60। मान लीजिए 140 है, 70। तो वही चीज यहाँ लिखा है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, ध्रुव से, नीचे से गया ध्रुव पर। अब यहाँ से परावर्तन होकर ये निकल गया, तब क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाता है, और अभिलंब का काम कौन करता है, प्रधान अक्ष। समझ में आ रहा है। क्या कहे कि जब प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, ध्रुव से, तो वह परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, और अभिलंब का काम कौन करता है, प्रधान अक्ष। अब मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, गर्मी बढ़ रहा है, मेहनत भी तुम लोग को बढ़ाना होगा। चैप्टर इतना क्लिष्ट होने वाला है, जो याद नहीं किए हैं या समझे नहीं है पहला क्लास, गए हो। अभी तक आप पढ़ते हैं प्रकाश हैदना सेकंड में हैदना दूरी चल लेती है, मजाक था वो। अब जब प्रूफ पढ़ाएंगे ना तब देखिएगा, चैप्टर और 2 क्लास में खत्म। लेकिन 2 क्लास में सबको नाम नहीं याद दिला देगा चैप्टर। चले आगे, अगला टॉपिक क्वेश्चन। 4 नियम लिखा दिए, अब लिखिए अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये अपना टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लिख लीजिएगा आराम से। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें।
घर में जाके बहुत पढ़ना है, ये आप जान लो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, सब तुमको बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, लिखिए आंसर में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, हम चित्र थोड़ा बना देते हैं जिससे पकड़ में थोड़ा ज्यादा आएगा। यहीं पे बना देते हैं, या यहीं बनाते हैं। अवतल समझिएगा थोड़ा, ये अवतल है, ये उत्तल है। कोई दिक्कत है इसमें? आज घर में जाके ना एक बार क्लास को वीडियो से देख लेना, ज्यादा समझ में आएगा, समझिएगा। ये अवतल है, ये उत्तल है। हमको अंतर लिखना है, या तो 3 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा। 3 नंबर में पूछेगा तो 4 ठो लिखने का काम बन जाएगा, 5 नंबर पूछेगा तो 5 को लिखना होगा कम से कम। ठीक है, समझिएगा। अवतल दर्पण में आपको क्या क्या अंतर दिखता है? आप टूटी फूटी भाषा बोलिए, लेकिन बोलिए, एक एक को बोलिए ना। इसमें क्या है ना, उभरा हुआ भाग में कलई किया हुआ है, इसमें धसा हुआ भाग में कलई किया। एक अंतर मिला। अब परावर्तक में आइए, इसका धसा हुआ भाग परावर्तक है, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक। कोई दिक्कत है इसमें? लिखिए आप। नंबर 1, अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग, अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है? उभरा हुआ भाग कलई किया होता है। उभरा हुआ भाग कलई किया होता है। समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, हम बार बार कहते हैं। ठीक है, अब अपोजिट में आइए, इसका कौन सा भाग कलई है? धसा हुआ। लिखिएगा, उत्तल दर्पण का धसा हुआ भाग कलई किया होता है। पहला अंतर, उभरा हुआ भाग है कलई, इसमें है धसा हुआ भाग कलई। अब आते हैं परावर्तक पर। चलिए, नंबर 2, इसमें कौन सा भाग परावर्तक है? धसा हुआ। लिखिए, इसका धसा हुआ भाग, इसका धसा हुआ भाग परावर्तक होता है। इसका धसा हुआ भाग परावर्तक होता है। अब उत्तल में लिखिएगा, इसमें उभरा हुआ ना, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। ठीक है, इतना तो आपके हिसाब से लिखे हम। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे अगला जब पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी तब। ठीक है, इसका फोकस दूरी, किसका फोकस दूरी? अवतल का। लिखिएगा, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चर्चा करेंगे ऋणात्मक क्यों होता है अगले क्लास में। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसको समझाने के लिए हमको चिन्ह परिपाटी पढ़ाना होगा। अपोजिट में लिखिएगा, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इस पॉइंट को समझाएंगे हम अगला क्लास में, जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे तब, कि माइनस में क्यों गया, वो प्लस में क्यों गया। अगला टॉपिक लिखिएगा, अवतल दर्पण में। नंबर 4, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अपोजिट में लिखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? अवतल में दोनों बढ़ता है, बड़ा छोटा दोनों स्थिति के अनुसार, लेकिन उत्तल में क्या होता है, हमेशा छोटा ही बनता है। अगला लिखिएगा,
अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल ऑलराउंडर है, सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब पढ़ा दिए हैं। उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब इसको यादो कराइए देते हैं, इसलिए हम लिख के रखे हैं। समझिए, पहला टॉपिक पे आते हैं। 5 पॉइंट लिखा है ना। 3 नंबरियों में पूछेगा तो 5 को लिखना है, 5 नंबरियों में पूछेगा तो ये 5 को काहे लग घटाएंगे, लिखेंगे एकदम पूरा रेल के, खाली पेज बचत होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल का चित्र है और ये उत्तल का चित्र है। चित्र से आपको पता चल जाता है 2 का अंतर। ध्यान दीजिएगा, कलई किया हुआ भाग है ना जी, इसमें भी कलई है। इसमें कलई कौन से भाग में है, उभरा हुआ में, और इसमें कलई किस में है, धंसा हुआ में। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग कलई किया होता है, उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग कलई होता है। कलई वाला क्लियर। अब परावर्तक में आते हैं कि फोटो जिसमें बनता है। इसका ये भाग में फोटो बनेगा अंदर, अंदर मतलब धंसा हुआ, बाहर मतलब उभरा हुआ। तो इसका धंसा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है, और इसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक। 2 हो गया क्लियर। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका फोकस दूरी किस में जाता है, माइनस में। इसका फोकस दूरी किस में जाता है, प्लस में। किसका माइनस में जाता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सब तरह का, बड़का छोटका। ठीक है। इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या लिखना होगा, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब उल्टा सीधा में आते हैं। इसमें दोनों बन जाता है, सीधा भी बन जाता है, उल्टा भी बन जाता है, लेकिन उसमें केवल सीधा बनता है। क्या लिखना होगा बताइए, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, क्या बताते हैं, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसमें, अवतल में। ठीक है ना। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लीजिएगा। नंबर 6, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उसमें लिखिएगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मन कर रहा है यहीं छोड़ दें, कारण हमको काम है थोड़ा। ठीक है ना, अगले दिन साइंस लेंगे। नीतीश कितना क्या हो गया, आलसी तरह लग रहा है। याद रहेगा ना, रिपीट कीजिएगा एक बार मेरे साथ। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग कलई होता है, उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग कलई होता है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है और उत्तल में उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। ठीक। अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में सीधा बनता है। अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। याद रहेगा। कैटो क्वेश्चन पढ़ ले, 6 क्वेश्चन कि 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। कल 6:30 बजे आना है। होमवर्क लिखिए, कल से 6:30 बजे आना। जिसको सुनने का काम दिए थे वही सुनेगा। होमवर्क लिखिएगा। जितना फिजिक्स आज पढ़ाएं उतना ही सुनना है कल। जिसको सुनने का काम दिए वो सुनने का काम करेगा, जो आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है वो करेगा, नहीं तो मार खाएगा बाबू। अब पढ़ाई को डबल कर दो, जितना भी पढ़ते हो तुम, अगर 3 घंटा पढ़ते हो तो उसको 6 घंटा कर दो, रिजल्ट हो जाएगा। साइंस थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, साइंस को अब देखना बहुत जरूरी अच्छे तरीके से, इसलिए हम 3 दिन रखे हैं फिजिक्स। अब अगला दिन पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे हुआ, किरण आरेख।
अच्छा बताओ, अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस। आप फोकस से चल आएगी तब प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र से चल आई तब उसी में चल जाएगी। वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र में चल जाएगी। और एक बताएं, जब ध्रुव से होकर गुजरेगी तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। एक बार रिपीट करना मेरे साथ। तो गोलीय दर्पण का किरण आरेख का 4 नियम। पहला नियम कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम कौन सा पढ़ा है? दूसरा सीरियल में वक्रता केंद्र पढ़ाएं क्या? हाँ, वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी रास्ते में लौट जाएगी, मतलब वक्रता केंद्र से ही चले जाएगी। तीसरा पढ़ाए थे आपको हम ध्रुव, फोकस, ठीक है। जब फोकस से आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। चौथा आपको क्या पढ़ाए थे हम? ध्रुव। ध्रुव से जब भी आएगी तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और अभिलंब का काम कौन करेगा? प्रधान अक्ष। पकड़ में आ रहा है ना? और कुछ पढ़ा जाएगा? पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे क्या? नहीं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी। क्यों कहते हैं अभिसारी? क्योंकि वह प्रकाश को क्या करती है? अभिसरित करती है, मतलब जमा करती है। और उत्तल को कहते हैं अपसारी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अपसरित करती है, मतलब फैला देती है। पकड़ में आया? अच्छा, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। और क्वेश्चन क्या पढ़ाए? दोनों में अंतर पकड़ में आ गया है। 2-3 को अंतर तो ऐसे लिख देगा तुम लोग, कलई वाला लिख देगा, परावर्तक लिख देगा, ऋणात्मक लिख देगा। और प्रतिबिंब इसमें सब तरह का बन जाता है, बड़का, छोटका, सीधा, उल्टा सब। इसमें क्या छोटका बनेगा और सीधा बनेगा। इतना करके आइए कल, हाँ शाम में आइए मैथ पढ़ाएंगे। छुट्टी दे।